कैसे मिलता है हमको? वो मिलता है कैलामाइन की फॉर्म में। तो जो जिंक कार्बोनेट होता है ZnCl3 उसी को हम कैलामाइन बोल देते हैं, या फिर मिलेगा वो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में। तो अगर वो जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में है तो हम उसका कैल्सिनेशन करते हैं, और अगर वो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में हमको मिलता है तो हम उसका रोस्टिंग करते हैं। तो कैल्सिनेशन क्या होता है कि हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग क्या होता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों ही केसेस में हो क्या रहा है, एक में तो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बन रहा है, और एक में क्या हो रहा है कि जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बन रहा है। तो दोनों ही केसेस में हमको जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। हमें करना क्या होता है कि चाहे जिंक कार्बोनेट मिले चाहे जिंक सल्फाइड मिले, हमें उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, जिंक ऑक्साइड में। जैसे ही वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है फिर उसके बाद हमें उसको रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस करेंगे हम या तो कार्बन यूज़ करके, या एल्यूमिनियम, या सोडियम, या फिर कैल्शियम, इन चारों में से कोई एक। समझ गए? तो दोनों ही केसेस में ZnO मिलेगा ना? दोनों ही केसेस में जिंक ऑक्साइड मिलेगा, चाहे आप कैल्सिनेशन करो चाहे आप रोस्टिंग करो, दोनों केसेस में। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, पेज नंबर 49 पर देखिएगा। पेज नंबर 49 में देखिएगा, ये है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, कि हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन अगर कार्बन की हेल्प से करें तो हमें दोनों ही केसेस में मिलता क्या है, जिंक ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड। ये तो मैं जिंक का एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, तो आप ये देखिए जिंक का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा। हम किसी और का एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंगनीज का लेंगे तो मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलेगा। तो आप ये देखो, जैसे जिंक ऑक्साइड मिला तो ZnO, जिंक ऑक्साइड मिला ZnO प्लस कार्बन। तो इससे हमको मिलेगा क्या, यहाँ से कार्बन जो है ना, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो क्या बचेगा, केवल जिंक बचा, और कार्बन ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने कहा कि अब मान लीजिए मैं किसी गुड आफ्टर अगर मैं किसी और मेटल का ऑक्साइड ले लूँ, जैसे कि मैं MnO2 ले रहा हूँ, तो MnO2 में मैंने इसका रिएक्शन करा दिया एल्यूमिनियम के साथ में, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा यहाँ। तो ये इसका ऑक्सीजन रिमूव कर देगा। जब ऑक्सीजन रिमूव करेगा तो क्या मिला, केवल मैंगनीज, और इधर एल्यूमिनियम चला गया ऑक्सीजन के साथ, Al2O3। ठीक है, तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिए, एक लिया जिंक ऑक्साइड का, तो कार्बन के साथ उसका रिड्यूसिंग करवाया, रिडक्शन करवाया। एक लिया मैंगनीज ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम के साथ उसका रिडक्शन करवाया। तो दोनों ही केसेस में मेरे को फ्रेश मेटल मिल गया। बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, बताओ भाई, अंशुल क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, द रिडक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस ये एक कंडीशन दे रखी है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड का जो हम रिडक्शन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है कि भाई हमने मतलब बाकी मेटल्स की तो बात करी, आयरन की बात नहीं करी। आयरन तो काफ़ी कॉमन मेटल होता है, आयरन की बात करेंगे। थर्माइट रिएक्शन में देखिएगा, द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड अ थर्माइट रिएक्शन। द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन मेटल बनाने के लिए by using aluminium as a reducing agent is called thermite reaction। तो यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम ही यूज़ कर रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन को गायब करवा दे, जो ऑक्सीजन को लेकर चला जाए अपने साथ। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को अपने साथ ले गया तो Al2O3 बन गया, तो रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया तो क्या बचा, यहाँ पर केवल Mn बच गया। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन, ये एक एग्जाम्पल है थर्माइट रिएक्शन का। फिर हम बात करते हैं कि एल्यूमिनियम reduces iron oxide to produce iron metal with the evolution of lot of heat. Due to this heat, iron metal is produced in the molten state। इस heat की वजह से जो आयरन मेरे को मिलता है ना, वो पिघली हुई स्टेट में मिलता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि जो आयरन मेरे को मिला वो सॉलिड स्टेट में ना मिलकर वो लिक्विफाइड स्टेट में मिलता है, मतलब पिघला हुआ है। तो सोच लो लगभग 3-3.5 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, इतना ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि Fe2O3, तो
Fe2O3, Fe2O3 क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड। तो हमारा काम क्या होता है कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में, हमारा काम क्या होता है कि ज़मीन की जब हम खुदाई करते हैं तो ज़्यादातर जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हमने मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा, हाईली रिएक्टिव वाला हो गया, मॉडरेटली रिएक्टिव वाला हो गया और लेस रिएक्टिव वाला हो गया। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो 2 स्टेट्स में मिलते हैं ज़मीन की खुदाई करने पर। एक तो होता है अपनी कार्बोनेट ओर की फॉर्म में और एक होता है अपना सल्फाइड ओर की फॉर्म में। कार्बोनेट ओर को हमें दोनों ही ओर्स को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर कार्बोनेट ओर मिल गया तो फिर आपको उसका कैल्सिनेशन कराना होता है। कैल्सिनेशन कुछ भी नहीं है, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर मतलब खुले में आपको हीट नहीं करना है उसको, तो उसको तो कहेंगे कैल्सिनेशन। तो उसमें भी आपका जो भी मेटल है, चाहे आयरन हो चाहे मैग्नीशियम हो, जितने भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो अगर आप उसका कार्बोनेट ओर है तो आप उसको एब्सेंस ऑफ एयर में आप उसको हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको सल्फाइड ओर मिल गया, खुदाई करने पर 2 तरीके के ओर मिलेंगे, एक तो कार्बोनेट ओर, एक सल्फाइड ओर। अगर सल्फाइड ओर मिल गया तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आप उसको हीट कर देंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब आप उसको हीट करेंगे तब भी आपके पास मेटल ऑक्साइड आएगा। अब वो जो मेटल ऑक्साइड आएगा उस मेटल ऑक्साइड को फिर आपको रिड्यूस करना है, रिडक्शन करवाना है उसका। अब वो रिडक्शन आप 4 एलिमेंट्स याद कर लीजिए, एक कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, एक आपका कैल्शियम हो गया और एक आपका एल्यूमिनियम हो गया। तो ये जो 4 हैं, इन चारों के साथ आपको बस उनका रिएक्शन कराना है। ऑक्सीजन को वो अपने साथ ले जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ मेटल। तो वही देखिएगा Fe2O3 है, अगर Fe2O3, अच्छा अगर एल्यूमिनियम को लेते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, तो उसी रिएक्शन को है तो वो भी आपका रिडक्शन है, लेकिन उसी रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोल देते हैं। थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब ही हीट से होता है। तो जब थर्माइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। इसीलिए Fe2O3 है और इसका Al के साथ में रिएक्शन करवाया तो क्या मिलेगा, Fe और एल्यूमिनियम अपने साथ ऑक्साइड को लेकर चला जाएगा, ये बन जाएगा Al2O3। और इसको आप क्या करें, इसको आप बैलेंस अपने आप कर लीजिएगा। और लास्ट में इसी रिएक्शन में, पेज नंबर 49 पर सबसे नीचे हूँ मैं, लास्ट में इसी रिएक्शन में हीट लिखा हुआ है। हीट का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन के साथ साथ ना हीट भी जनरेट होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए इसको थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। अच्छा आप सभी को मैं बता देता हूँ, मैं शायद पता नहीं कल आपको बताया था या नहीं कि कल का मैं ऑफ रखूँगा, लेकिन संडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है। और संडे को टाइम यही रहेगा 3:30 बजे का, ठीक। और नेक्स्ट टेस्ट जो है वो आपका मंडे को है 28 तारीख को। भाई आज तो 25 है ना, तो अभी 26 और 27 है, और 28 तारीख को पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक का टेस्ट है, ठीक। उसके बाद देखिएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन से हो गए, वो वाले मेटल्स जो कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया, सोडियम और पोटेशियम। तो हम लेस रिएक्टिव की बात कर रहे हैं। अब लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स में एक तो आ गया मर्क्यूरी, ठीक है, और एक आ गया कॉपर। कॉपर और मर्क्यूरी की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मर्क्यूरी में क्या होगा, मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाई हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर। अच्छा, तो मर्क्यूरी जो होता है ना, मर्क्यूरी मिलेगा अपने सल्फाइड ओर की फॉर्म में। याद रखिएगा जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो या तो अपने कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं या फिर सल्फाइड की फॉर्म में, लेकिन मर्क्यूरी मिलेगा सिर्फ सल्फाइड ओर की फॉर्म में। अब सल्फाइड ओर का मतलब क्या है कि आपको याद करिए, जब आपने रोस्टिंग में करा था तो सल्फाइड ओर में आप क्या कर रहे थे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आप हीट कर रहे थे। वही काम करना है यहाँ पर भी, आपको HgS जो मिल रहा है उसकी रोस्टिंग करनी है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए उसका। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी, तो इसमें क्या होगा, HgS प्लस O2, और इसको हीट करेंगे। हीट करना क्या, करने का क्या मतलब है, रोस्टिंग। आप इसकी रोस्टिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, HgO मिलेगा, और प्लस साथ में मिल जाएगा SO2। याद करिए रोस्टिंग में यही होता था कि अगर कार्बोनेट हो रहा है तो साथ में क्या मिलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
अगर सल्फाइड और है तो साथ में क्या मिलता था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है। ठीक, बस आपका मेटल जो है इस टाइप Hg आ गया, मर्क्यूरी आ गया। अब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस में देख लीजिए ऑक्सीजन का इधर कितना है, 2 और 1 3, ठीक, और इधर ऑक्सीजन का कितना है, 2। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो 1 2 2 और 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और इधर क्या करो, 2 लगा दो तो 2 2 4, ऑक्सीजन बैलेंस। उसके बाद मर्क्यूरी का देखिए इधर 2 है, इधर मर्क्यूरी का 2 बनाने के लिए उसके आगे 2 लगा दिया। सल्फर का अपने आप ही 2 बन गया। अच्छा, 3O2 होगा सर, क्योंकि SO2 अभी देख रहा हूँ। ठीक है, तो सल्फर का जब 2 बन गया तो फिर इधर भी 2 बनाना पड़ेगा। तो अब ये सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन फिर ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ गया। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पर 3 लगा दें, 3O2। तो अब 1 2 2 ऑक्सीजन का 2 हो गया, और 2 2 4 ऑक्सीजन का 4 हो गया। तो 4 और 2 6 हो गया टोटल, और इधर 2 3 6 हो गया। बताइए, क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये मर्क्यूरस ऑक्साइड आ गया। अब क्या करेंगे, मर्क्यूरस ऑक्साइड में जब ऑक्साइड हमारे पास आ जाता है तो ऑक्साइड के बाद में मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में मुझे क्या करना होता है, कार्बन सल्फर एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम, इनके साथ रिएक्शन कराना होता है। ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और बचता क्या है, मेटल। यहाँ नहीं करना हो क्योंकि लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव में आपको क्या करना है, ये जो HgO मिला है ना, बस इसको गर्म कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। लेकिन थोड़ा हीट ज़्यादा करना है, लगभग कहाँ तक, 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो वो कंडीशन, हाँ, रोस्टिंग के बाद सर कैल्सिनेशन, रोस्टिंग के बाद में सीधा कैल्सिनेशन। तो आपको क्या करना है कि ये जो HgO है, आपको जो यहाँ पर HgO मिला है, ट्वाइस ऑफ HgO, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सिर्फ गर्म कर देना है। तो हीट अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करो, ये अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब ही क्या है, रिडक्शन का मतलब ही क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन, इसी को तो रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन रिमूव हो गया, क्या बचा, केवल Hg, और इधर क्या बचा, O2। O अकेला आता नहीं है तो O2 आ गया इधर। अब ये तो बैलेंस्ड है, Hg को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। तो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मर्क्यूरी। सर HgO को सर अगर कार्बन से रिड्यूस करवा दिया तभी ठीक है ना? नहीं होगा, ये लेस रिएक्टिव मेटल है ना, रिएक्ट ही नहीं करेगा उसके साथ। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद हम बात करते हैं बी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो जो कॉपर है, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बिल्कुल सबसे अलग है। पहला तो स्टेप जो है, पहला स्टेप बिल्कुल सेम है, रोस्टिंग ही करनी है। रोस्टिंग किस तरीके से होगी कि भाई यहाँ पर क्या मिला था, मर्क्यूरस सल्फाइड HgS, कार्बन भी अपने सल्फाइड और की फॉर्म में ही मिलेगा। कार्बन क्या, सॉरी, कॉपर भी अपने सल्फाइड और की फॉर्म में मिलेगा। तो हमने कहा कि जब कॉपर की बात कर रहे हैं तो याद रखने वाले हैं दोनों के दोनों, एक मर्क्यूरी है और एक कॉपर है। लेस रिएक्टिव में और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। ठीक, तो मर्क्यूरी के ये 2 रिएक्शन, कुछ आए ना आए, ये 2 रिएक्शन जरूर लिखना है उसमें। उसके बाद जरा देखिए, कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाई हीटिंग इट सल्फाइड और इन एयर। तो सल्फाइड और को एयर में हीट करना, किसी भी चीज़ को एयर में हीट करना इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब भून देना, है ना। तो जैसे किसी भी चीज़ को भूनते हैं तो वो भूनना रोस्टिंग है। तो रोस्टिंग में क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप उसको रोस्ट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, Cu2S सल्फाइड और Cu2S को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने गर्म कर दिया, उसको आप लिखेंगे रोस्टिंग। उसके बाद क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड इज Cu2O, ठीक है। और साथ में ये तो भैया फिक्स है, तो सल्फाइड और की जब रोस्टिंग करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ये वाली चीज़ हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी बैलेंसिंग इसकी उसी तरह से होगी। इधर कॉपर का 2 है, इधर कॉपर का 2 है, बैलेंस है। सल्फर का इधर 1 है, उधर सल्फर का 1 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का 2 और 1 3 है, तो इधर भाई 2 लगा दो, तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन इधर कॉपर का बैलेंस बिगड़ गया, ये 4 हो गया। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो कॉपर का तो 4 हो गया, लेकिन सल्फर का 2 हो गया। तो उसको ठीक करने के लिए सल्फर के आगे 2 लगाएंगे, तो 2 2 4, 1 2 2, ऑक्सीजन का हो गया 6। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाएंगे, अब पूरी तरह से बैलेंस हो गए, समझ गए। उसके बाद देखिएगा कि जैसे ही हमारे पास ये कॉपर ऑक्साइड आता है Cu2O, कॉपर ऑक्साइड जैसे ही आता है, सुना है क्या ये
So Cu also. कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, भाई इसको याद रखना, Cu2O हमको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। वैसे तो कॉपर ऑक्साइड होता है तो कॉपर की दो फॉर्म होती है, एक कॉपर सेकंड ऑक्साइड, एक कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। तो ये कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कॉपर का, कि कॉपर हमको Cu2O मिल रहा है, यहाँ पर Cuo नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद व्हेन अ गुड अमाउंट ऑफ Cu2S इज कन्वर्टेड इनटू Cu2O, द सप्लाई ऑफ एयर फॉर रोस्टिंग इज स्टॉप्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर Cu2O रिएक्ट्स विद रिमेनिंग Cu2S टू फॉर्म कॉपर मेटल। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप ये देखेंगे कि हाँ अच्छा खासा अमाउंट का मतलब क्या है कि Cu2S मान लीजिए हमारे पास 5 ग्राम है, आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको गर्म कर रहे हो, अब मान लो वो 4 ग्राम मेरे को मिलना, मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा हाँ 4 ग्राम मिल गया मेरे को कॉपर ऑक्साइड। तो जैसे ही कॉपर ऑक्साइड 4 ग्राम मिल गया तो मैं कहूँगा चल भाई थोड़ा सा और इसको गर्म कर ले, उसके बाद 5 ग्राम से ज़्यादा तो मिलना नहीं है, क्योंकि 5 ग्राम ही था ये Cu2S, तो 5 ग्राम से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। तो हम ये कहेंगे कि अब मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट आ गया किसका, कॉपर ऑक्साइड का। तो तभी आप क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई आप विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर आप ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देंगे। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई आप रोकेंगे तो Cu2S थोड़ा बहुत बचा हुआ था और Cu2O आपको टेस्ट ट्यूब में मिल गया था, तो ये दोनों ही आपस में दोबारा से रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन हीट प्रोड्यूस करना, मतलब हीट सप्लाई करना, वो नहीं रोकना आपको, सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई गायब कर देनी है। तो होता क्या है कि हमको जो ये चीज़ें मिल रही हैं, ये कहाँ मिल रही हैं, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, आप हीट तो उसको करते रहोगे, हीट की सप्लाई नहीं रोकोगे, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दोगे। तो वही लिखा है, मेरा गुड अमाउंट ऑफ Cu2O इज कन्वर्टेड इनटू Cu2O, द सप्लाई ऑफ एयर फॉर रोस्टिंग इज स्टॉप्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर Cu2O रिएक्ट्स विद रिमेनिंग Cu2S टू फॉर्म कॉपर मेटल। तो बचा हुआ जो Cu2S है, Cu2O उसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, कॉपर मेटल। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ Cu2O, ये जो मेरे को मिला था यही रिएक्ट करेगा इस Cu2S के साथ में, ठीक है। और हीट हम करते ही रहेंगे, इसको हीट की सप्लाई रोकेंगे नहीं। इधर मिलेगा कॉपर और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड तो था ही, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने का। बैलेंसिंग आप देख लो, कॉपर का 2 और 2 4 तो 6 है ना, कॉपर का 6 लगा दो, सल्फर 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कॉपर आ गया। और इस वाले रिएक्शन में आप बस ये याद रहे कि यहाँ पर जैसे जनरली आप पूरा अभी तक केमिस्ट्री में आप कॉपर ऑक्साइड Cu यही पढ़ते हुए आए हो, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ Cu2O कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड मिलेगा आपको, ठीक है। चलूँ आगे, क्लियर, ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जो है वो इसमें मेटल्स वाले पोर्शन में लास्ट हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको करना होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर, जिसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जो भी अर्थ मटेरियल, रॉकी पार्टिकल, सैंड, माइका, जितना भी उल्टा सीधा गंदगी जितनी भी उसमें है, उसको कलेक्टिवली हम गैंगू बोल देते हैं। उस गैंगू को रिमूव करना होता है, वो रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में हम करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं मेटल में। कन्वर्जन की हमने 3 कैटेगरीज देखी, एक हाईली रिएक्टिव मेटल का, एक मॉडरेटली रिएक्टिव का और एक लेस रिएक्टिव का, ठीक है। उसमें हाईली रिएक्टिव वाला बिल्कुल आसान है और उसमें हमने 4-5 मेटल्स देखे थे, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो वो हमने पोटेशियम हो गया, वो देखे थे हमने। और मॉडरेटली रिएक्टिव में ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वाला प्रोसेस, और फिर ये लेस रिएक्टिव में केवल 2 ही कर रहे हैं आपको, एक कॉपर और एक मर्क्यूरी, बस इतना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कन्वर्जन हो गया, अब मेटल मिल गया हमको। अब मेटल में कुछ तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रह गई होंगी, वो जो बची कुची थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है उसको पूरी तरह से प्योरीफाई कर देना है, पवित्र कर देना है उसको। कैसे करेंगे पानी से, वो देखिएगा, पानी से साफ कर बस नहला दें, मतलब उसको कि ले बेटा साफ हो जाए। चलिए देखिएगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कैसे करी जाती है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, अगर मान लो मेरे को कॉपर चाहिए ना, अगर मेरे को कॉपर चाहिए, प्योर कॉपर चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे पहले से भी थोड़े से कॉपर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अब इस सवाल से एक और सवाल बनता है कि इसका मतलब जब लाइफ जब शुरू हुई थी तो तब कॉपर कहाँ से आया था? भगवान ने बनाकर भेजा था कि अरे बेटा तू ये कॉपर ले और इसी की हेल्प से नया कॉपर बनाते रहना, ठीक है। तो वो एक लंबी कहानी है, उसके बारे में हमको नहीं देखना। हम यहाँ पर चलते हैं। द मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस
यूजुअली कंटेन सम इम्प्योरिटीज़ सो दे आर इम्प्योर। तो जितने भी मेटल्स हैं वो जो हमको ये कन्वर्जन वाले प्रोसेस से मिले उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इस वजह से उनको प्योर मेटल ना कहकर हम इम्प्योर मेटल बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे है द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब ये है कि सोचिए आपके पास एक बैटरी है, बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपने पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करा और नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करा और उनमें ना दो रॉड्स आपने कनेक्ट कर दी। तो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना रॉड, उसको हम बोल देते हैं एनोड, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको हम बोल देते हैं कैथोड। और उसको आपने जो भी आपके पास सॉल्यूशन आया है मेटल का उसमें डिप कर देना है। जैसे आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास जो आयरन आया, हमने पहले ही बताया कि ये हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आयरन आपको पिघली हुई स्टेट में मिलना है, मतलब मॉल्टन स्टेट में मिलेगा। तो आपको उसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या है कि उसको आपको करंट का झटका लगा देना है बस। अब वो करंट का जब झटका लगेगा तो क्या होगा, आयंस टूटेंगे, और आयंस टूटेंगे तो क्या होगा वो सुनिए जरा। 3-4 स्टेप्स हैं। पहला देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग 3 स्टेप्स हैं। पहला है अ थिक ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। अ थिक ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। ठीक, अच्छा कॉपर जो है, कॉपर वाइडली यूज्ड मेटल होता है, तो हम ये कहेंगे कि कॉपर का एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा होता है, घरों में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है और इंडस्ट्री में भी होता है। तो इस वजह से कॉपर के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जांपल लेकर बताया गया है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हमने ना एक कंटेनर लिया और कंटेनर में हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इसमें हम भर देंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बड़े आराम से कहीं पर भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप कभी किसी पुराने बाज़ार में जाएंगे, जैसे ये राजनगर एक्सटेंशन है, तो यहाँ का तो बाज़ार अभी अभी नया डेवलप हुआ है। जो पुराना एरिया है, पुराने गाज़ियाबाद में जाएंगे तो वहाँ पर जो पुराना बाज़ार है जहाँ पर बर्तन वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे किसी पुराने बर्तन वाले की दुकान पर जाएंगे, वहाँ से कह देना भैया कॉपर सल्फेट दे दो। कहेगा क्यों, मैं तो नहीं दे रहा, मेरे पास नहीं है, कहीं और से ले लो। आप अगले के पास जाओगे वो भी नहीं देगा। ठीक है, कोई जान पहचान वाला होगा वो कहेगा अच्छा ठीक है ले लो। चाहिए किस लिए, आप कहोगे भाई पुराने कुछ बर्तन हैं मेरे को ना वो साफ़ करना है। तो कॉपर सल्फेट जो है वो इस वजह से नहीं देते क्योंकि उनका भी ये एक बिज़नेस है। आप पुराने अगर बर्तन लेकर जाएंगे, आप देखेंगे घरों में जो पुराने बर्तन हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, यूज़ कर करके 5 साल 6 साल 10 साल हो गए, काफ़ी गंदे हो गए। ख़ास तौर पर वो वाले बर्तन जो कि कॉपर के होते हैं। कॉपर के बर्तन भी कई लोग यूज़ करते हैं, हालांकि अब तो ज़्यादातर घरों में स्टील के ही बर्तन यूज़ हो रहे हैं, पर कॉपर के जो बर्तन हैं वो धीरे धीरे करके ना ब्लैक कलर के हो जाते थे। तो उसके लिए उनको कुछ खास करना नहीं होता, कॉपर सल्फेट में डिप करके रख देते हैं, 1 घंटे बाद निकाल देते हैं, वो सोने की तरह चमक कर बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो हालांकि थोड़ा सा उस पर से कॉपर की जो लेयरिंग है वो थोड़ी सी कॉपर की लेयरिंग कम हो जाती है, थोड़ी सी। अगर प्लेट बहुत मतलब अगर प्लेट मोटी थी तो मामूली सी थिन हो जाती है, मामूली सी, लेकिन साफ़ हो जाती है बिल्कुल। तो कॉपर सल्फेट बहुत वाइडली यूज्ड सॉल्यूशन है। तो हमने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट भर दिया और कॉपर सल्फेट के अंदर क्या करा, कॉपर सल्फेट के अंदर 2-4 बूंदे हमने एसिड की डाल दी, 2-4 बूंदे एसिड की, H2SO4 डाल दिया। आसानी से मिक्सअप हो जाएगा क्योंकि कॉपर सल्फेट है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, तो इसमें आसानी से H2SO4 इसमें आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो ड्रॉपर लेकर 2-3 बूंद आपने इसमें एसिड की डाल दी। क्यों डाली, अगर आपके पास पानी भी है ना और पानी की हेल्प से भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाना चाह रहे हैं तो पानी में भी 1-2 बूंद एसिड की डाल देते हैं। उससे होता क्या है, उसकी ना कंडक्शन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, कंडक्शन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, वो अच्छी तरीके से कंडक्शन करने लगता है। अब यहाँ पर क्या करा कि एक हाँ वो H2SO4 सर एसिडिफाई करने में क्यों यूज़ करता है?
क्योंकि यहाँ पर CuSO4 है। अगर मान लो नहीं कॉपर सर, क्लोराइड बाकी जगह में मैंने देखा है, जैसे पोटेशियम डाइक्लोराइड होता है ना, हाँ। इथेन क्या कार्बन इसका कंपाउंड है तो इजीली अवेलेबल होता है एसिड, है ना। सर, HCl भी यूज़ कर सकते हैं। HCl भी यूज़ कर सकते हो। HCl जो है ना, असल में क्या है, H2SO4 जो है वो बैटरीज में भी यूज़ होता है। तो H2SO4 एक तो इजीली अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये है कि HCl बहुत थोड़ा लाइट रह जाता है, एसिड होता तो मिनरल एसिड है लेकिन थोड़ा लाइट होता है। तो HCl हमको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। H2SO4 2-3 बूंद से ही काम हो जाता है। वहीं अगर HNO3 लेंगे तो पता चला कि वो कैथोड एनोड दोनों को ही खा गया, इतना खतरनाक एसिड है। तो HNO3 से कोई पंगा लेना नहीं चाहता, ठीक है। हाँ भाई, तबीयत ठीक? क्या हुआ? अच्छा, तो हमने क्या करा कि ये वाला जो है इसको तो हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इस वाले को, पतले वाले को, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये जो है इसको आप लिखोगे इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर एज एनोड, इम्प्योर कॉपर एज एनोड, और यहाँ पर लिखेंगे प्योर कॉपर एज कैथोड, प्योर कॉपर एज कैथोड, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। अच्छा, तो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये इम्प्योर कॉपर एज एनोड, मतलब जो मेरे को कॉपर मिला ना यहाँ पर, ये जो कॉपर मिल गया ये इम्प्योर कॉपर है, इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है। तो इसके तो आपने मोटी वाली रॉड ले ली, उसको इससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर पतली सी कॉपर की रॉड आपने कनेक्ट करके छोड़ दी इस सॉल्यूशन में, और फिर बैटरी का स्विच आपने ऑन कर दिया। बैटरी का स्विच ऑन कर दिया, अब इसमें एजिटेशन शुरू हुआ। तो क्या होगा, द पॉजिटिवली चार्ज्ड copper ions Cu2 plus from the copper sulfate solution go to the negative electrode cathode, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस हैं वो बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, देखो ऐसा होता है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करनी शुरू करी तो ये जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस Cu2 plus from the copper sulfate solution, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से Cu2 प्लस आयंस जो है वो टूटना शुरू करेंगे, ठीक। फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गो टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड के पास जाएंगे, एंड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे कैथोड से, गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर एटम्स। ये समझ गए, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, जो इसमें से Cu2 प्लस टूटा वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो वो क्या होगा कि वो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू करेगा, क्योंकि मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसको क्या चाहिए, नेगेटिवली चार्ज आयन चाहिए। तो दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़कर क्या बनाएंगे, कॉपर एटम बना देंगे। ये जो Cu2 प्लस है इसका मतलब क्या है जरा बताना। Cu2 प्लस का मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। तो इसको यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर चुका है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये प्रॉपर कॉपर एटम बन गया। तो वही लिखा हुआ है कि आपको कॉपर का मतलब कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा वो देखिएगा। ये मैं इधर लिख रहा हूँ, एट कैथोड जो Cu2 प्लस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए कहीं से, ये मिल गए इसको 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा Cu का मतलब कॉपर एटम। कॉपर एटम, बताओ क्लियर? उसके बाद बात करते हैं भाई एनोड की। इस पर एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड में क्या होगा, एनोड जो है उसमें पहले से ही कॉपर है, मतलब कॉपर एटम है पहले से ही वो, ठीक है। एनोड में, एनोड पर मैंने करा क्या है कि मैंने यहाँ पर कॉपर एटम लगा रखा है, कॉपर है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि इसमें से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिड्यूस होने शुरू होंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज है, कॉपर का एटम है, तो कॉपर का एटम क्या करेगा, कॉपर के एटम में से इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होंगे, और रिड्यूस होकर ये क्या बनेगा Cu2 प्लस, ठीक है।
तो देखो दो काम हुए। हमने कहा कि इसमें से कॉपर के आयन क्यों टूटे, इसमें से कॉपर के आयन क्यों टूटे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का काम ही क्या होता है, आयन्स में वो किसी भी एटम को आयन में डिसॉल्व करना शुरू करता है, आयन में कन्वर्ट करना शुरू करता है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज से कनेक्टेड है कॉपर, तो इसमें से पॉजिटिवली चार्ज आयंस वो टूटेंगे। क्यों टूटेंगे भाई, पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव से तो पॉजिटिव दूर भागेगा, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव दूर भागेगा। तो यहाँ से कॉपर के Cu2+ आयंस निकल कर भागे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा, ये नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, कॉपर सल्फेट में से Cu2+ जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये कॉपर एटम में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो ये भी कॉपर एटम में कन्वर्ट हुआ। फिर जो है यहाँ से Cu2+ मिला, यहाँ से Cu2+ मिला, ये भी इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ भागा, ये भी कॉपर एटम में कन्वर्ट हुआ। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ से जो Cu2+ आयन निकले CuSO4 में से, और इसमें से Cu2+ जो आयन्स निकले वो सब टूट कर जो Cu2+ आयन है वो जाएंगे कहाँ, इस नेगेटिव के पास, पॉजिटिव वाले आयन सारे नेगेटिव में जाकर चिपकेंगे। तो थोड़ी देर बाद हम ये देखेंगे कि अरे जो पॉजिटिव टर्मिनल से हमने करवाया था कनेक्ट, ये वाली रॉड तो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, और ये वाली रॉड जो है ये धीरे धीरे थिक होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। तो ये कैसे मोटी होती जा रही है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, तो जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं Cu2+ आयंस हैं वो सारे के सारे इस पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू होंगे। जब डिपॉजिट होना शुरू होंगे तो ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा, और फिर क्या होगा कि ये वाली जो है, ये वाली रॉड ये थिन होती चली जाएगी, और साथ में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा ना कुछ मिट्टी जैसा इकट्ठा होता चला जाएगा इस तरफ, इसके जस्ट नीचे। इसको हम बोल देते हैं एनोड मड। मड मतलब मिट्टी, एनोड मड। तो एनोड में से जितनी भी इस ये जो कॉपर हमको यहाँ पर मिला था इस रिएक्शन से, कन्वर्जन वाले रिएक्शन से जो कॉपर मिला था, तो ये जो कॉपर था ये इम्प्योर था, क्योंकि इसकी इम्प्योरिटी यहाँ आकर नीचे डिपॉजिट होनी शुरू होगी। इसको हम बोल देते हैं एनोड मड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है रिफाइनिंग प्रोसेस हो गया। देखिए एज द प्रोसेस गोज ऑन, इम्प्योर एनोड बिकम्स थिनर एंड थिनर, इम्प्योर एनोड बिकम्स थिनर एंड थिनर, ये पतला होता चला जाता है। हाँ, हम लोग मतलब जो प्योर कॉपर ले रहे हैं सर, वो पतला लेकर के उसमें सारे इम्प्योरिटीज डाले, और जो नहीं, इम्प्योरिटीज़ तो सारी यहाँ पर आ रही हैं, इम्प्योरिटीज़ तो सारी नीचे इकट्ठी हो गई, और इसमें से जितना भी कॉपर आयन थे ना वो टूटते गए। अब वो जाएंगे कहाँ, कॉपर आयन। आयन का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो वो फटाफट क्या ढूंढेगा, नेगेटिवली चार्ज आयन ढूंढेगा। तो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल ये वाला है, तो वो इधर जाकर चिपकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कॉपर का ही क्यों लिया, इसको कॉपर का इस वजह से लिया, नहीं तो आप ये कहते नहीं मैं तो कुछ और ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो कार्बन का ले लेता हूँ। कार्बन जो है, कार्बन भी आपका एक नॉन मेटल होता है, तो कार्बन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जा सकता है। तो फिर एक नई कहानी, नया झमेला इकट्ठा हो जाता है। भाई कार्बन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया, अब कॉपर को उससे अलग करो, आप एक्सट्रैक्शन करो, तो वो चीज़ हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ज़्यादा बेटर ये है ना कि आप पतली सी कॉपर की वायर ले लो। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो पतली सी वायर थी वो थोड़ी बहुत देर में थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। फिर हम ये कहेंगे कि अब जो मेरे पास ये वायर है इसमें प्योर कॉपर है, कॉपर ही कॉपर है, इसमें इम्प्योरिटी है ही नहीं। इम्प्योरिटी सारा का सारा कचरा इधर इकट्ठा हो गया, समझ रहे हैं। तो एज द प्रोसेस गोज ऑन, इम्प्योर एनोड बिकम्स थिनर एंड थिनर, वेयरएज प्योर कैथोड बिकम्स थिकर एंड थिकर, दस प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। तो प्योर कॉपर अब मेरे पास कैथोड पर आ गया। द मेटेलिक impurities present in impure copper can either be more reactive or less reactive. Now the more reactive metals like iron present in impure copper pass into the electrolyte solution and remain there. On the other hand, the less reactive metals like gold and silver present in the impure copper collect at the bottom of the electrolytic cell below the anode in the form of anode mud. Gold and silver metals can be recovered from the anode mud. समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो कॉपर मिला ना, तो कॉपर जो है इम्प्योर कॉपर था जो यहाँ पर था। तो इम्प्योर कॉपर का मतलब क्या हुआ कि भाई उसमें कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है। इम्प्योरिटी का मतलब ये थोड़ी है कि धूल मिट्टी कीचड़ है ना, वो नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत उसमें गोल्ड मिला हुआ हो, थोड़ा बहुत उसमें सिल्वर मिला हुआ हो, थोड़ा बहुत उसमें आयरन मिला हुआ हो। तो हम ये कहेंगे कि जो आयरन है, आयरन का तो कोई खास ऐसी वैल्यू होती नहीं है। गोल्ड है और सिल्वर है तो उसको एनोड मड में से रिकवर करा जा सकता है, उसको वहाँ से रिकवर करके निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है? उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आयरन और सिल्वर अपनी नेटिव स्टेट में मिलते हैं। तो जो येलो कलर का दिखाई देगा अलग कलर वही आयरन,
सॉरी गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड जो है वो येलो कलर का है, हमने कहा ये गोल्ड है इसको अलग निकाल लो। सिल्वर सिल्वर कलर का है उसको अलग निकाल लिया। तो ये पूरा का पूरा आपका मेटलर्जी वाला प्रोसेस था। सर पानी से हाँ दे रहा हूँ। अगला देखिएगा, एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। तो कोई एक और है जो हमको कार्बन डाइऑक्साइड देता है ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड, ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। अच्छा, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट सच अ कंसंट्रेटेड ओर इनटू फ्री मेटल। तो आप ये देखिए, एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। तो हम ये जानते हैं व्हेनेवर अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद अ डाइल्यूट एसिड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अगर कभी किसी मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हम किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ करा देते हैं, मेटल कार्बोनेट ले लो, कोई भी जिंक कार्बोनेट ले लिया, चलो इसका रिएक्शन करा दिया HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या होगा ZnCl plus H2 plus CO2। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2 ये मिल जाएगा। मेटल कार्बोनेट का जो है ये रिएक्शन है, ठीक है, हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज में देखा है। तो वो इन्होंने समझाने के लिए बोला, एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट सच अ कंसंट्रेटेड ओर इनटू फ्री मेटल। बता दो, पढ़ना जरा इसका आंसर। सर कैल्सिनेशन और कैल्सिनेशन, जहाँ पर भी कार्बोनेट और मिलेगा तो मुझे कैल्सिनेशन ही करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए बस। बस इसमें जो अपना अगला आपका पोर्शन है कोरोजन वाला, वो जरा पढ़िए, नोट्स हैं अभी सभी के पास। कोरोजन वाला पढ़ो जरा, आसान है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं, कुछ कराने वाली ऐसी चीज़ नहीं है। पढ़िए जरा, आ रहा हूँ मैं 1 मिनट में। वो अभी उसमें दीजिए, पानी दे देना अभी। पानी यहाँ तक आना चाहिए। हाँ, इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 53 पर आ जाइए, कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, ये जो रस्टिंग वगैरह या मेटल का जो खराब होना होता है वो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन।
इसका एक जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर। आयरन का खराब हो जाना यानी कि आयरन का कोरोजन होना, उसी को हम रस्टिंग भी बोल देते हैं। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अगर कभी भी हमारे पास कोई भी आयरन का कोई भी टुकड़ा है और उसको अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, डैम्प एयर में छोड़ देते हैं, एक ऐसी एयर में, पानी इधर दो, पानी इधर दो, पानी इधर दे दो, और कल से ना बॉटल लेकर आएंगे सब अपने घर से, ठीक है? कल से मेरे से कोई पानी मत मांग लेना, बॉटल दो इधर। तो फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो अगर थोड़े टाइम के लिए हमने मेटल को, खास तौर पर जो आयरन है, आयरन को अगर हमने खुले में छोड़ दिया जहाँ पर मॉइस्चर है या जिस एयर में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर है एयर में, उसमें हमने छोड़ दिया, तो आयरन के ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का फ्लैकी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि जंग लग गया उसमें। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। तो रस्टिंग जो है वो मॉइस्चर की या एयर की वजह से ही होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। आप जो भी मेटल है उसके ऊपर आप पेंटिंग कर दीजिए तो रस्टिंग जो है वो बच सकती है, नहीं होगी। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। बाय डूइंग सो ऑब्जेक्ट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर। तो रस्टिंग में क्या होता है कि अगर आप ग्रीस लगा दें मेटल के ऊपर या ऑयल लगा दें तो रस्टिंग नहीं होगी। और तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल और आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक थिन लेयर अगर जिंक ऑक्साइड की डिपॉजिट करा दी, जिंक की डिपॉजिट करा दी, तो हम उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस से भी क्या होता है कि इस प्रोसेस से भी आप किसी भी मेटल को बचा सकते हो खराब होने से। तो मेटल का खराब होना इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है? सिर्फ इतना होता है। और ये आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वो करना है ना इस चैप्टर में एक बार, इस वाले बैच में। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करवा दूँगा दूसरा, ठीक है? आज इतना ही कर दीजिए और बाकी आप मंडे के टेस्ट के लिए तैयार रहिए।